गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। आज का दिनांक है 24 सितंबर 2025। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है अपने, वहाँ पे बैरन आइलैंड का नाम सबने सुना है। तो वहाँ पे अभी क्या हुआ है कि इस बैरन आइलैंड में वापस से एक्टिव हो गया है। ये आपको याद रखने लायक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो नहीं पूछेगा कि क्या है, आपको बस इतना याद रखना है कि बैरन आइलैंड कहाँ पे है, बैरन द्वीप कहाँ पे है। तो ये याद रख लीजिए, अंडमान और निकोबार में है। फिर ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि भारत का पहला रक्षा जो विनिर्माण संयंत्र मोरक्को में स्थापित होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो भारत का जो पहला रक्षा जो विनिर्माण है, भारत का पहला रक्षा विनिर्माण क्षेत्र कहाँ स्थापित होगा? मोरक्को में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा वो कि भारत का पहला रक्षा विनिर्माण क्षेत्र मोरक्को मोरक्को में स्थापित हुआ है। तो ये याद रखने वाली बात है, आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत, है ना। और नेक्स्ट है, इजराइल ने अपनी मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है। तो इसमें जो काम की बात है, वो याद रखने वाली बात क्या है कि ये जो लेजर बीम है, ये क्या काम करेगी कि जैसे कोई भी कम दूरी का रॉकेट आ रहा है, तोपखाना मतलब जो मोर्टार आ रहा है, ये बम वगैरह फेंकते हैं, उनको नष्ट करेगी। जैसे ड्रोन वगैरह एक साथ आ जाते हैं, उन सबको ये लेजर क्या करेगा, लाइट रहेगा लेजर का, और ये उसको जो सामने से जैसे कोई भी आएगा उसके ऊपर एक साथ लाइट वगैरह जाएगा तो वो नष्ट हो जाएगा। तो ये याद रखने वाली बात है, कम दूरी के रॉकेट, मोर्टार, बम और जैसे कोई भी ड्रोन वगैरह आएगा, उन सबको नष्ट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। और इसकी सीमा कितनी है कोई, तो इसकी सीमा है 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर की रेंज में कुछ भी आ गया ना, तो ये मतलब उसको खत्म कर देगा। क्योंकि इसराइल का इसके जो आसपास के देश है, जैसे मतलब फिलिस्तीन है, और भी जो वहाँ के जो नेबर कंट्री है, उनके साथ इनकी बनती नहीं है। तो इनके ऊपर जैसे अभी ईरान वाला इशू हुआ था, ईरान के और इनके बीच में, तो इसलिए ये क्या अपनी डिफेंस के लिए ऐसा कर रहा है। तो जैसे भारत के पास S-400 है, और वैसे यहाँ पे भी उनके पास वैसी है। तो ये मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली क्या है कि जो बिल्कुल नजदीक, जैसे 10 किलोमीटर की रेंज वाला रहेगा ना, तो जो भी कोई मान लीजिए 10 किलोमीटर की रेंज में कोई भी मिसाइल वगैरह लॉन्च करेगा, कुछ भी करेगा, तो उसको ये नष्ट कर देगा। ड्रोन आ रहा है उसको भी नष्ट कर देगा। तो ये बस थोड़ा सा ये याद रखने लायक बात है कि आयरन बीम कौन से देश की। एग्जाम में इतना ही पूछेगा कि, तो मैंने समझाने के लिए बताया आपको कि आयरन बीम जो मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली है, ये कौन सी देश की है? इजराइल की है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। और दोस्तों ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यताओं को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? वो है तमिलनाडु। वो है तमिलनाडु। फिर याद दिला देता हूँ, SHG बोलते हैं इनको, सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना। तो वो कौन सा राज्य है भारत का जिसने पहचान पत्र जारी किया? वो है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल, ये कहाँ? मुंबई में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप याद रख सकते हैं। 28वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का हो रहा है विशाखापट्टनम। ई गवर्नेंस गवर्नेंस का मतलब क्या रहता है कि इसमें क्या किया जाएगा कि देश के सामने जो गवर्नेंस को लेके, मतलब सरकार कैसे शासन में पारदर्शिता लाए, कैसे शासन को बेटर बनाया जाए, और लोगों तक सरकार के अप्रोच कैसे बढ़े, नीतियां कैसे पहुंचे, इन सब के लिए ये सम्मेलन होता है। तो ये कहाँ पे हो रहा है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ये इम्पोर्टेंट है, आप याद रख लीजिए। फिर NSCN की संगठन पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ाया है। तो पहली बात ये बताइए कि NSCN है, वो क्या है? आप बताइए कि जो NSCN के जो संगठन है, उस पर गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया। तो एक्चुअली है क्या ये? तो इसका पूरा नाम क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। और के का मतलब होता है खापलांग। के का मतलब होता है खापलांग। तो ये यहाँ पे संगठन है नागालैंड में। तो ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट वगैरह है। तो मतलब इस संगठन के ऊपर गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए पहले प्रतिबंध था, 5 साल के लिए प्रतिबंध को बढ़ाया। तो ये याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ का है। तो ये नागालैंड का है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस, BIRC। तो भारत मंडप नई दिल्ली में इसकी कॉन्फ्रेंस हुई है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप याद रख लो, मुझे नहीं लगता पूछेगा। इटली में होने वाली मिस डेफ इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? मोनिका। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है,
क्योंकि मिसेज जो डेफ इंटरनेशनल प्रतियोगिता हो रही है, उन भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी? मोनिका करेगी। आपको याद रखने लायक बात है। जो नेक्स्ट सेगमेंट है अपना, वह है स्पोर्ट्स, खेल। तो ये याद रख लीजिए, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले भारत के पहले गेंदबाज कौन है? वो है अर्शदीप सिंह जी। ऐसे क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर स्पोर्ट्स में, मतलब आजकल जैसे एसएससी वगैरह का एग्जाम है, या रेलवे का है, या फिर जो राजस्थान की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मैं स्पेशल चला ही रखा हूँ। पर ऐसी चीजों में पूछ लेता है डायरेक्ट, है ना। याद रख लीजिए, जो स्पोर्ट्स वाले में मैं सबके लिए कवर कर रहा हूँ, राजस्थान वालों के लिए भी कर रहा हूँ, इंडिया वालों के लिए कर रहा हूँ, जो इंडिया की जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजीएल वगैरह की, एसएससी वगैरह की। नेक्स्ट है पैरा बैडमिंटन चैन। जयपुर की कृष्णा नागर ने एस एच 6 वर्ग में रजत पदक जीता है। तो ये आपको याद रखना है। तो मैंने कल भी ये डिस्कशन किया था कि पैरा बैडमिंटन चीन जयपुर के कृष्णा नागर ने एस एच 6 वर्ग में रजत पदक जीता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई राजस्थान वालों के लिए, तो ये याद रखना है। और ये भी राजस्थान तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, अंडर 19 राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में विजेता कौन था? जोधपुर। और उप विजेता बीकानेर। जो राजस्थान में तैयारी कर रहे हैं वो इसको याद रखो, मत रखो, पर इसको तो याद कर लो आप। ये पैरा बैडमिंटन चीन जयपुर की कृष्णा नागर ने एस एच 6 वर्ग में रजत पदक जीता था। ठीक है। अब हमने आज इम्पोर्टेंट टुडे में हमने देखा कि जो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरित किए गए हैं, तो इनका क्या अगस्त में तो घोषणा हो गई थी, और सितंबर में, मतलब 23 सितंबर को ये दिए गए हैं। तो ये क्या है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं। पहला इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि जो भी नेशनल फिल्म पुरस्कार है, ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिए गए। और ये इस जो ये प्रोग्राम रहा, उसमें जो हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? हमारे प्रेसिडेंट थे, ये याद रखना है, हमारे राष्ट्रपति, है ना। तो द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे हमारे राष्ट्रपति हैं, तो वो इनमें चीफ गेस्ट थी। तो याद रख लीजिए कि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, जैसे आरएस तक में पूछ लेता है। सबसे ध्यान रखना है कि सर्वश्रेष्ठ जो पिक्चर फिल्म है वो कौन सी है? बाहरी फिल्म, बाहरी फैल आप देखना। तो ये मूवी काफी अच्छी है, मोटिवेशनल मूवी भी है। सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म कौन है? से बाहरी फैल, ये याद रख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन सुदीप्तो सेन, द केरल स्टोरी, इनकी फिल्म वगैरह है, वो याद रख लीजिए, सुदीप्तो सेन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, बेस्ट जो एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया? शाहरुख खान को। और दो को मिला, एक शाहरुख खान जो है उनको जवान मूवी के लिए, और विक्रांत मेसी को बाहरी फैल जो मूवी बनाई है ना, उसके लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया? रानी मुखर्जी को। ये याद रख लीजिए। मिसेज चटर्जी बनाम नॉर्वे मूवी है इनका, वो याद रख लीजिए। और नेक्स्ट है फुल्ली एंटरटेनमेंट या मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म का जो अवार्ड किसको दिया गया है? रॉकी और रोनी की रानी की प्रेम कहानी, ये आपको ध्यान रखना है। सामाजिक या पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली फिल्म सैम बहादुर। और निर्देशक की पहली सर्वश्रेष्ठ फिल्म आत्मा पंपलेट करके है। तो ये आपको याद रखना है कि अभिनय पुरस्कार ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है ना। ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार सुकृति बांदी रेड्डी, कबीर खंडारे एंड तीन अदर्स, थ्री अदर्स, है ना। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा ना, कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, कौन सी मूवी थी, क्या था, ये इम्पोर्टेंट है। इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको याद देख लेना, पर मेरे हिसाब से नहीं लगता कि ये इतना इम्पोर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म गिद्ध मेहतर, ये याद रखना। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म लाल 2। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायक शिल्पा राव। सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि स्कोर पशु हर्षवर्धन रामेश्वरम। सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक PVNS रोहित बेबी तेलुगु। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये याद रख लीजिए कि सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म कौन सी है? लघु जो फिल्म है गिद्ध मेहतर है। और इसमें बता ही दिया मैंने जो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रख लीजिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी में आएगा एग्जाम में। अब राजस्थान विशेष की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता ही देता हूँ। जैसे टीबी उन्मूलन, जो टीबी को मिटाने के लिए AI बेस हमारा जो पायलट प्रोजेक्ट है वो कहाँ की जरा कोटा संभाग में है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कहीं पूछ ले तो पूछ ले, मुझे नहीं लगता कि ऐसा पूछेगा, है ना। ये इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन गरिमा, राजस्थान पुलिस द्वारा महिला एवं बाल सुरक्षा कानूनों पर अभियान। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि ऑपरेशन गरिमा डायरेक्ट पूछेगा ऑपरेशन गरिमा क्या है, तो हम
कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या है। तो ये याद रख लीजिए कि महिला एवं बाल सुरक्षा कानून पर अभियान है, इसमें जागरूकता वगैरह की जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट राजस्थान के लिए। बोइंग 777 उड़ाने वाली पहली महिला कमर्शियल पायलट कौन है? टीना सिंगल सिरोही की है, राजस्थान से। तो राजस्थान तैयारी करने वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो और कुछ याद करो मत करो, पर ये याद कर लेना, ऑपरेशन गरिमा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हम जो इम्पोर्टेंट थे उसमें से मैंने इम्पोर्टेंट लिया, बताइए। ग्लोबल फॉरेस्ट फंड में पहला निवेशक कौन था, आप बताइए। पहला निवेशक था ब्राजील, कौन था? ब्राजील। और नया के वीजा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, बताइए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चाइना के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चाइना के द्वारा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि अमोघ फ्यूरी युद्धाभ्यास कहाँ पे किया जाता है, सोचिए थोड़ा सा। वो है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, बीकानेर में। आप इनको याद करते रहिए तो कहीं कहीं याद रहेगा आपको। बताइए, भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? कल इसका उद्घाटन किया जाएगा, माही बांसवाड़ा में। माही बांसवाड़ा में, ये आपको याद रखना है ना, शिलान्यास वगैरह। नेक्स्ट है आरपीएससी, जो राज्य लोक सेवा आयोग है, के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? आपको बताया था मैंने, बहुत सारी चीजें बताई थी भाई कैसे क्या क्या रहता है। तो उनकी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। वो क्वेश्चन कैसे पूछता है कि अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, क्या करते हैं, तो आप कितना याद रखेना, राज्यपाल। कौन से अनुच्छेद के भारत का संविधान का जो अनुच्छेद है, आर्टिकल 316 सब क्लोज 1 के तहत। ये मैं फिर वापिस 3 दिन से लगातार ये डाल रहा हूँ कि आपको याद हो जाए, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में डायरेक्ट आएगा। कि बताइए, मलयालम अभिनेता दादा साहब, मतलब मलयालम अभिनेता हैं कौन से, जिनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 का दिया गया, वो मोहनलाल जी को ना। तो दोस्तों इसमें क्या रहता है कि जो मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है ना, वही मैं आर्टिकल लेता हूँ, और उनमें से जो बेस्ट रहता है उनमें भी बेस्ट को मैं चुनता हूँ। आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हम बेस्ट से बेस्ट आर्टिकल देने की कोशिश कर रहे हैं, और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट में मैं कोशिश करता हूँ। मेरे को काफ़ी टाइम लगता है इन सब में। तो आप जो मैं कल पढ़ा हूँ उसको याद रखिए, और जैसे मैं यहाँ पे जो एमसीक्यू करके बताता हूँ उस वक्त आप इनको रिवाइज भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।